आज हम ग्लोब की देशांतर रेखाओं पर अध्ययन करेंगे। अब से पहले हमने ग्लोब की अक्षांश रेखाओं पर अध्ययन किया। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम, ये हमारी ग्लोब है। इस ग्लोब पर जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींच दिया जाता है तो हमारी ग्लोब कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स, आज हम ग्लोब की देशांतर रेखाओं पर अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी ग्लोब है। फ्रेंड्स, इस ग्लोब पर जो हमारी रेखाएं खींची हुई हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, इन रेखाओं को ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और इन रेखाओं को ही हम काल्पनिक रेखाएं मानते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारी देशांतर रेखाएं इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं तो इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। आप देख रहे होंगे, जैसे ही हम यहाँ से ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है कम हो रही है। ये देखिए आप, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पर कितनी कम हुई, यहाँ पर भी कम हुई, यहाँ पर भी कम हो गई। अब देखिए आप, यहाँ पे कितनी है ना, और यहाँ पे देखिए आप दूरी कितनी हो गई, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, यहाँ पे देखिए आप, है ना। तो जब देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। फ्रेंड्स, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की कितनी होती है, 111 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये जो हमारी देशांतर रेखा है ग्लोब पर, इनकी संख्या 360 होती है। कितनी होती है, 360 होती है। क्योंकि हम जो ये हमारी ग्लोब है, हम इस ग्लोब का सामने का हिस्सा देख पा रहे हैं, इसके पीछे का हिस्सा नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि ग्लोब पर जो सामने का हिस्सा है ये हमारी 180 देशांतर, इसके पीछे का जो हिस्सा है उस पर भी क्या है, 180 देशांतर है। तो कुल मिलाकर 180 प्लस 180 कितनी होती है, 360 देशांतर होती है। जैसे फ्रेंड्स देखिए आप, ग्लोब के माध्यम से समझिए, ये हमारी ग्लोब है। इस ग्लोब पर ये हमारी रेखाएं खींची हुई हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्लोब है। इस ग्लोब का जो ये सामने वाला हिस्सा है, इस सामने वाले हिस्से पर 180 देशांतर है। ऐसे ही इसके पीछे वाले हिस्से पर भी 180 देशांतर जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, तो फ्रेंड्स, हमारे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी एक डॉटेड लाइन है, ये जो हम देख रहे हैं ब्लैक डॉटेड लाइन, इस देशांतर रेखा को हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया है। यह 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, ये एक लंदन का शहर है, वो शहर है ग्रीनविच वेधशाला। वहां से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा पड़ा है। फ्रेंड्स, ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर,
यहाँ का जो स्थानीय समय होता है, यानी कि जो यहाँ का जो समय होगा ना, उस समय को पूरे विश्व का समय माना गया है। फ्रेंड्स, इन देशांतर रेखाओं का जो उपयोग करते हैं हम समय का पता लगाने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में घूमने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। मीन्स 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो फ्रेंड्स, अब बात यह आती है पृथ्वी को, जब पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट में घूमती है, तो पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है। ये देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है। तो फ्रेंड्स, 360 को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा टाइम निकलता है हमारा। तो फ्रेंड्स, एक देशांतर इक्वल टू 4 मिनट, 15 डिग्री देशांतर इंटू 4 इक्वल टू 60 मिनट, 15 डिग्री देशांतर इक्वल टू 60 मिनट, 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री जब घूमती है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। जब पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूमती है तो पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही हमने देशांतर रेखाओं पर अध्ययन किया और इन देशांतर रेखाओं से जितने भी संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आप देख भी सकते हो, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम देशांतर और काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। भूमध्य रेखा से जब देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ चलती हैं तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो कम होती चली जाती है। ग्रीनविच के स्थानीय समय को दुनिया का मानक समय माना गया है। जैसे कि हमारे भारत का जो इलाहाबाद की जो नैनी है वहाँ का जो समय होता है उसका स्थानीय समय से पूरे भारत का समय माना गया है। तो ऐसे ही लंदन यानी कि जो ग्रीनविच है वहाँ का जो स्थानीय समय है उस समय को पूरे विश्व का समय माना गया है। देशांतर रेखाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? समय का पता लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, देशांतर रेखाओं को हमने समझा और अक्षांश रेखाओं को भी हमने समझा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर अध्ययन किया। अब फ्रेंड्स, इससे आगे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और फिर उसके बाद भारत का मानक समय और भारत का स्थानीय समय पर हम अध्ययन करेंगे।